हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आई स्पेसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस 365 मैगजीन का इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक, जिसमें इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 3 लेक्चर इंटरनेशनल रिलेशन का कवर किया है और 1 या 2 लेक्चर और लगेगा, जिसमें ये इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और इनकेस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हम लोगों ने ऑलरेडी पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड सोशल इश्यूज टॉपिक को कवर कर लिया है। इसके बाद सिर्फ हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बचता है, जिसको हम ये 1 या 2 लेक्चर के बाद खत्म हो जाने के बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द ट्राई करेंगे उसको कंप्लीट करने का। तो इनकेस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आपको कि अदर टॉपिक्स जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और सोशल इश्यूज के जो टॉपिक्स हैं हमने कवर किया, उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, तो आप पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा करंट टॉपिक है कि इंडिया और जो नेपाल का रिलेशनशिप है, इसके बारे में देख लेते हैं ओवरव्यू कि इन दोनों के रिलेशन का क्या क्या स्टेटस है। क्योंकि देखेंगे जो नेपाल है हमारा एक इम्पोर्टेंट नेबर है और इसका लोकेशन जो है काफ़ी स्ट्रेटजिक है। और हम लोग नेपाल के साथ हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लिंकेज शेयर करते हैं। स्पेशली देखेंगे कि वहाँ पे जो रिलीजियस और कल्चरल हमारा कनेक्टिविटी है, क्योंकि देखिए हम देखेंगे अपने एंशियंट टाइम से रामायण का भी संबंध वहाँ से नेपाल से देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ हम इकोनॉमिक टर्म में बात करें तो जो नेपाल है नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया। और इसके साथ साथ दोनों का जो बायलेटरल रिलेशनशिप है ट्रेड का, वो ग्रेटर देन हम लोग $11 बिलियन से ज़्यादा का हम आपसी में व्यापार करते हैं। तो अभी कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे हमारा इंडिया और नेपाल का एक दूसरे से कॉपरेशन है। तो एक तो है हमारा मिलिट्री या डिफेंस में देखा जाए तो हम सूर्य किरण किरण जो एक्सरसाइज है ये नेपाल के साथ करते हैं। इसके साथ वाटर रिसोर्सेज देखा जाए तो हमारा कोसी एग्रीमेंट है, गंडक एग्रीमेंट है। और इसके साथ साथ देखेंगे महाकाली एक ट्रीटी है, जिसके थ्रू नेपाल से इन 3 नदियों का जो वाटर है इंडिया में बिहार होते हुए एंटर करता है। तो जिससे कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि एनर्जी के टर्म्स में बात किया जाए तो इंडिया जो है नेपाल के साथ एक पेट्रोलियम पाइपलाइन शेयर करता है, जो कि क्रॉस बॉर्डर है। क्रॉस बॉर्डर इन मीन्स कि एक देश से दूसरे देश की कनेक्टिविटी है। मीन्स हमें जब भी पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट या करना रहता है नेपाल को, तो हम मैनुअली ना करके हम उस पाइपलाइन से करते हैं और वो इजीली वहाँ पे नेपाल में पहुँच जाता है। और इसके साथ साथ देखेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कनेक्टिविटी है, यहाँ पे देखा जाए तो एक रेलवे प्रोजेक्ट है जिसको रक्सौल और काठमांडू प्रोजेक्ट बोला जाता है। और वहाँ पे एक कल्चर से रिलेटेड एक स्लोगन देखने को मिलेगा कि रोटी बेटी का नाता। मीन्स वो यहाँ पे रोटी मीन्स खाने पीने से रिलेटेड, बेटी और जो कल्चर से रिलेटेड है, दोनों का एक हिस्टोरिकल बॉन्डेज है। स्पेशली हिस्टोरिकल कल्चर यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से जो रिलीजन है भी शेयर करते हैं। मोस्टली हिंदुइज्म जो है, लैंग्वेज का शेयरिंग है। फिर इसके साथ साथ हमारा जो कल्चरल जो आइडेंटिटी है वो भी बहुत जगह मैच करता है। और यहाँ पे मूवी में भी देखा जाए तो हम दोनों से लिंकेज शेयर करते हैं। और रिसेंट में देखा जाए हम एक दूसरे के टाई को और बेटर, जो रिलेशनशिप और बेटर करने के लिए हम यहाँ पे देखा जाए तो कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे कि देखेंगे कि इंडिया प्रमोट करता है अपने सॉफ्टवेयर डिप्लोमेसी को नेपाल में, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे बुद्धिस्ट विहार है लुम्बिनी में, जिससे कि ये पता चलता है कि इंडिया का वहाँ पे सॉफ्टवेयर का डिप्लोमेसी के थ्रू काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करता है। तो हम दोनों के रिलेशन में हम दोनों मीन्स इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे देखेंगे कि डे बाई डे चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ता जा रहा है। और स्पेशली जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बॉर्डर के आसपास इंफ्रा वो डेवलप कर रहा है। इसके साथ साथ देखेंगे कि कुछ जगह पे नेपाल का एग्रेसिव इंस्टेंसेस है, जैसे जो काला पानी बाउंड्री है, इसको आगे हम मैप के थ्रू दिखाएंगे। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा उत्तराखंड है, इंडिया का जो पार्ट है, स्टेट है। और ये हमारा नेपाल है और इसके साथ साथ ये वाला तिब्बत वाला पार्ट है। तो ये वाला जो बफर जोन है, जिसको हमने पिंक में हाईलाइट किया हुआ, ऑरेंज कलर में यहाँ पे कलर किया हुआ है, ये एक बफर जोन है जो इंडिया का एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है। जो इंडिया क्लेम करता है ये मेरा है, बट नेपाल रिसेंट कुछ डेज में देखा जाए तो वहाँ पे ये नेपाल बोलता है कि ये मेरा है। तो ये जो ट्राई जंक्शन है, एक
तो लिम्पियाधुरा है, दूसरा जो ट्राई है लिपू लेक, और तीसरा काला पानी। तो ये एक बफर जोन है। इस बफर जोन को लेकर काफ़ी एक दूसरे से इश्यूज क्रिएट होता रहता है। और यहाँ पे देखा जाएगा तो इंडिया जो होता है कि नेपाल के साथ ट्रेड करके काफ़ी बेनिफिशियल होता है, और जो नेपाल के टर्म्स में बात किया जाए तो उनके लिए डेफिसिट होता है, जो कि नेपाल के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो इंडिया एक बिग ब्रदर एटीट्यूड रख के एक छोटे भाई की तरह नेपाल को हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है और उसका हेल्प करता रहता है। और इसके साथ साथ देखा जाए कि हम इंडिया और नेपाल के बीच में अनरिस्ट्रिक्टेड बॉर्डर का मूवमेंट है। मीन्स यहाँ पे जो एक पब्लिक होती है एक दूसरे से मूवमेंट के लिए ऐसा कोई वीज़ा या फिर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। तो अभी क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए हम एक दूसरे के जो रिलेशनशिप है उसको और अच्छा करने के लिए? तो एक तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे से ट्रेड बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है इंडिया नेपाल के बीच में उसको बढ़ाना चाहिए। और जो मल्टीलेटरल फोरम्स है जैसे बिम्स्टेक हो गया, नाम हो गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, शार्क हो गया, यहाँ पे हम कैसे एक दूसरे को यूटिलाइज कर सकते हैं रिलेशनशिप्स के थ्रू और जो डेवलपमेंट के थ्रू, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो इंडिया ने नेपाल के साथ पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी किया था 1955 में, उसके ऊपर स्टिक रहना चाहिए और उसको टाइम टू टाइम देखना चाहिए कि क्या क्या उसमें इशू है, क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं, हमने जैसा बताया कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो लिम्पियाधुरा, लेपुलेख और काला पानी का जो ट्राई जंक्शन है ये और ऑरेंज कलर में, इन सब चीज को लेकर मेन इशू है। और ये इशू मेन अराइज तब हुआ था जब रिसेंटली क्या हुआ था कि नेपाली गवर्नमेंट ने क्या किया था कि 100 रुपीज का वहां पे नोट लाया था, जिसमें इस जो एरिया बफर एरिया है इसको अपना टेरिटरी बताया था। तो इसको लेकर इंडिया ने काफी ऑब्जेक्शन लिया था 2020 में जो बिल लाया था, इसके थ्रू लीगल स्टेटस दिया था इन तीन जो टेरिटरी है वो कि नेपाल के पार्ट है। तो यही मेन इशू है जो ट्राई जंक्शन है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि इस जो डिस्प्यूट है इसका ओरिजिन जो हुआ था, जो इंडो नेपाल जो वार हुआ था जब इंडिया आज़ाद नहीं था उस टाइम पे ट्रीटी ऑफ सगौली हुआ था 1816 में, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली गोरखा थे रूलर, इन दोनों के बीच में आपस में हुआ था। और इसमें बोला गया था कि रिवर काली जो है वो बाउंड्री होनी चाहिए इंडिया नेपाल के बीच का। तो यही जो इशू का मेन जड़ है। तो अभी देख लेते हैं जो ये डिस्प्यूट है इंडिया का, इस पे क्या इंस्टेंस है। तो इंडिया यूनिलेटरली बोलता है कि ये जो तीन जंक्शंस हैं जैसे लिपू लेक हो गया, लिम्पियाधुरा हो गया, काला पानी हो गया, वो इंडिया को बिलोंग करते हैं और इंडिया को इन सब चीज़ को लेके कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। तो ये जो इशू है इंडिया और नेपाल के साथ। अभी हमारा अगला टॉपिक है इंडिया भूटान के रिलेशनशिप का एक स्टेटस देख लेते हैं क्या है। ये अभी उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट एटलीस्ट हम लोगों को जो बेसिक पॉइंट्स है उसको पता होनी चाहिए। तो रिसेंटली क्या होता है, इंडियन पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वहाँ पे भूटान गए थे तो उनको क्या था, वहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर था ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्यालपो, ये दिया गया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इंडिया जो है भूटान का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है और इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड देखा जाए तो इंडिया की ये फेवर में है। मीन्स यहाँ पे जो इंडिया है भूटान के साथ व्यापार करके वहाँ पे पॉजिटिव में हमेशा रहता है। और इसके साथ साथ देखेंगे जो भूटान भूटान है, जो इंडिया अपने तरफ से जो नेबरहुड की कंट्री है वहाँ पे जो भी ग्रांट एड प्रोवाइड करता है उसमें भूटान को सबसे ज़्यादा शेयर है। तो अभी इंडिया और भूटान के बीच में क्या क्या कोऑपरेशन हो देख लेते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल जो कोऑपरेशन उसमें देखा जाए तो इंडिया रुपे और भीम एप्लीकेशन को भूटान में काफ़ी प्रमोट करता है। और इसके साथ साथ इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भूटान के जो सैटेलाइट्स हैं इंडो भूटान सैटेलाइट इसको लॉन्च किया। और इसके साथ साथ दूसरा हमारा कोऑपरेशन है हाइड्रो पावर प्लांट्स को लेकर, जैसे वो किरीछू है जो हाइड्रो पावर प्लांट है वहाँ पे इंडिया का कोऑपरेशन है, जिससे कि हम वहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे काम करते हैं। और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स है वो बेल्ट एंड रोड सॉरी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, जो स्पेशली बॉर्डर वाले एरिया जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे जो रोड बनाने का काम करता है, उसको उसने क्या किया था दंतक मिशन के थ्रू भूटान का जो मोस्ट ऑफ द रोड्स होते हैं इसको बनाया था। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो हमारा कॉपरेशन है। और इसके साथ हमारा जो भूटान के साथ
फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन का एक ट्रीटी है जो कि 1949 में साइन हुआ था, और इसको 2007 में फिर से वापस रिन्यू किया गया था, वो टाइम को देखते हुए कि क्या क्या उसमें बदलाव करने चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते हैं और उसके साथ साथ रिलेशनशिप में भी चेंजेस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई किया गया था। तो देख लेते हैं कि जो भूटान है इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो एक तो भूटान का जो लोकेशन है वो काफ़ी जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो इंडिया है, जो इंडिया और चाइना के बीच में भूटान पड़ता है, तो इन दोनों के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता है। तो ये एक तो जियो स्टैटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देखेंगे कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि इंडिया वहाँ पे बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स करता है, क्योंकि वहाँ पे आप जानते होंगे हिमालयन एरिया है, तो वहाँ से जो नदियाँ होती हैं और नदियों में काफ़ी बहाव होता है, तो वहाँ पे इंडिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाकर वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करता है। तो एक तो इकोनॉमिक हो गया, ट्रेड के फेवर में बोला जाए तो ट्रेड भी इंडिया और भूटान का काफ़ी अच्छा है। और इन्वायरमेंटल भी कॉपरेशन है, जैसे कि हिमालयन रीजन होने की वजह से वहाँ पे जो हिमालयन इकोसिस्टम है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, इसको भी इंडिया इसमें कॉपरेट करता है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो रीजनल इंटीग्रेशन है, जैसे इंडिया का सार्क है, बिम्स्टेक है, इस पे फोकस करता है, और इंडिया और भूटान दोनों इसके मेंबर्स हैं। तो ये इसलिए भूटान इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है उसकी वजह से। तो इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे देखेंगे कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, इससे रिलेटेड चैलेंजेस ये है कि भूटान कभी कभी बोलता है कि हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है उसके कंप्लीशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पहला तो ये हो गया। जो मिलिटेंट का आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं, आतंकवादी समूह जो होते हैं, जैसे उल्फा हो गया, एनडीएफबी हो गया, ये जो होता है कि इनकी वजह से भी वहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, जो जिससे कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं ये इम्पैक्ट होते हैं। और इसके साथ साथ जो इंडिया ने क्या किया था कि जो ग्रांट और लोन प्रोवाइड करता है, मीन्स हम 100 रुपीज़ दिए, तो पहले क्या था कि इसमें से 60% मीन्स 60 रुपीज़ ग्रांट होता था और सिर्फ 40% लोन होता था। लेकिन इसको इंडिया ने मॉडिफाई करके 30 और 70 कर दिया, मीन्स अभी के टाइम पे देखा जाए तो 30% अमाउंट ग्रांट है और 70% लोन है। तो ये भूटान के लिए काफ़ी एक चैलेंज है, काफ़ी बड़ा चैलेंज है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हम अपने इकोनॉमिक जो इंगेजमेंट्स है उसको पॉजिटिव में कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ जो ट्राइलॉग है, मीन्स जानते होंगे कि डायलॉग मीन्स दो पार्टी के बीच में जब कोई बातचीत होता है तो इसको डायलॉग बोलते हैं, और इनकी 3 पार्टी है इनके बीच में कोई आपसी बातचीत होता है तो इसको ट्राइलॉग बोलते हैं। तो जो इंडिया चाइना एंड भूटान है इसके बीच में जो डायलॉग होते हैं, मीन्स ट्राइलॉग होते हैं, बातचीत होते हैं, उसको ट्राइलॉग बोलते हैं। तो इसको हम कैसे और अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं जिससे कि हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर किया जा सके। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मेजर्स है उसको हम स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमारे पढ़ाने से रिलेटेड इन केस आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और इन केस आपको और हमारे टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम अपना अगला वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आएंगे। तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं कि इंडिया श्रीलंका का जो मैरीटाइम बॉर्डर है इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं उसको देख लेते हैं। क्योंकि देखेंगे कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में बेसिकली जो है 3 पॉइंट्स को लेके काफ़ी इश्यूज चलता रहता है। एक तो कच्छवा थीव कच्छ कच्छ थीव आइसलैंड जो है इसको लेकर इशू चलता रहता है, और इलीगल जो पोचिंग होता है वहाँ पे जो श्रीलंकन एरिया होता है, टेरिटरी होता है, ये दूसरा बड़ा इशू है। और जो ट्रॉलर्स होते हैं, ये ट्रॉलर्स बेसिकली एक मशीन्स होती हैं जिससे हम मछलियाँ पकड़ते हैं। तो ये इन 3 चीज़ को लेकर श्रीलंका को काफ़ी ऑब्जेक्शन रहता है, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूट रहता है, जिससे क्या होता है कि इंडियन जो फिशरमैन्स होते हैं श्रीलंकन वाटर्स में जाकर, ये ट्रॉलर्स हो गया, इसके थ्रू वहाँ पे क्या फिशिंग करते हैं। और इसके साथ साथ जो इलीगल पोचिंग होता है इंडियन फिशरमैन के द्वारा, इसको श्रीलंका काफ़ी ऑब्जेक्ट करता है और बार बार बोलता है कि जो यूनाइटेड नेशन का यूएन क्लॉज है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, जो जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। तो ये जैसे समुद्र से रिलेटेड कोई भी नियम कानून है तो इस कन्वेंशन के थ्रू थ्रू हम लोग रेगुलेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं। तो देख लेते हैं कि जो
कच्छथीवू आइसलैंड है उसका लोकेशन क्या है, तो ये हम जानते होंगे ये हमारा प्यारा भारत का देखेंगे कि साउदर्न पार्ट है, जैसे ये कन्याकुमारी हो गया और ये रामेश्वरम हो गया। तो रामेश्वरम के जस्ट पास में देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे कच्छथीवू आइसलैंड है, जो कि आप जानते होंगे कि 1974 का जब हमारा इंडिया और श्रीलंका के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, तो ये कच्छथीवू जो आइसलैंड है ये श्रीलंका को चला गया था। तो उसको लेके अक्सर इंडिया और श्रीलंका के बीच में विवाद चलता रहता है, क्योंकि हमेशा देखेंगे जो तमिल्स होते हैं अपने इंडियन स्टेट्स के, वो लोग डिमांड करते हैं कि ये हमारा टेरिटरी, ये हमारा पार्ट होना चाहिए। तो अभी कच्छथीवू आइसलैंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जानते होंगे कि ये 285 एकड़ का एक एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट में है रामेश्वरम का। यहाँ पे देखिए ये रामेश्वरम है ये, और इसके नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे ये कच्छथीवू आइसलैंड है। और इसके साथ साथ देखेंगे इसका जो ओरिजिन हुआ था वोल्केनिक इरप्शन से हुआ था, जो कि नियरली 1.6 किलोमीटर है। और यहाँ पे जानते होंगे कि जो फिशिंग होती है मछली पकड़ने के लिए, ये मछलियों के लिए काफ़ी अच्छा एरिया माना जाता है, जिससे कि क्या होता है कि वहाँ पे बहुत जो भी मछलियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो लोग यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने जाते हैं। तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में हमारा कुछ इश्यूज थे। अगला हमारा टॉपिक है कि इंडिया और मालदीव्स का जो रिलेशनशिप है इसको लेकर, क्योंकि रिसेंट में देखेंगे कि इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पे मालदीव में चलाया जा रहा था, जिससे कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे मोइजू, उन्होंने इसको लेकर आया था। तो इंडिया को लेकर काफ़ी वहाँ पे दिक्कतें थी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो टूरिज्म था, काफ़ी इंडियन टूरिज्म वहाँ पे घट गए थे, नियरली 50% ही टूरिज्म सिर्फ जा रहे थे। तो क्या था कि वहाँ पे रिसेंटली मालदीव ने जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव होता है, जिसका एनुअल एक मीटिंग होता है, उससे मालदीव्स ने वापस ले लिया था, मीन्स उस जो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का पार्ट बनने से इनकार कर दिया था। तो ये देख लेते हैं कि इंडिया और मालदीव के बीच में की रिलेशनशिप का क्या क्या स्टेटस है, क्योंकि देखेंगे कि मालदीव है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। मालदीव के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और जो हम दोनों कंट्री के बीच में जो बायलिटरल ट्रेड है वो नियरली $548 मिलियन का है। और ये जो डेटा है 2023-24 का है, जो कि इंडिया के फेवर में है, मीन्स यहाँ पे ये इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट में नहीं रहता, ट्रेड सरप्लस में रहता है। और इसके साथ साथ हम कौन कौन से एरिया में जो मालदीव है उसके साथ कॉपरेशन करते हैं, तो पहला तो हो गया इकोनॉमिक, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर कनेक्टिविटी का इशू, कनेक्टिविटी के टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया ओपन स्काई अरेंजमेंट 2022 का जो एग्रीमेंट था इसको फॉलो करता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इंडिया ने डेवलप किया था ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, तो इंडिया के द्वारा ये डेवलप किया गया था। तो ये कनेक्टिविटी से रिलेटेड हमारा कॉपरेशन है, डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉपरेशन है, क्योंकि आप जानते होंगे कि वो एक छोटा सा आइसलैंड कंट्री थे, इंडिया हमेशा वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजता रहता है, कुछ भी इशू आता रहता है तो, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे कि इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल से मालदीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है इंजीनियरिंग के लिए। और इसके साथ हम कुछ भी होता था, हमने बताया कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजता रहता है। जैसे 1988 में जब वहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर के लिए अटेम्प्ट हुआ था, तब सुनामी 2004 में आई थी, तब भी इंडिया ने सपोर्ट किया था। माली में जो वाटर क्राइसिस हुआ था 2014 में, उसमें भी इंडिया ने काफ़ी हेल्प किया था। कोविड-19 के टाइम पे इंडिया ने काफ़ी वहाँ पे हेल्प किया था। तो ये हमारा कुछ एरिया ऑफ कॉपरेशन है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो मालदीव है इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप जानते होंगे इन जो मालदीव है इसका जो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते होंगे कि इंडिया के ये जो साउदर्न पार्ट है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो साउथ साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया के साउथ ईस्ट एशिया का आप जानते होंगे ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो इस इंडिया के ईस्ट वाले पार्ट में जो साउथ ईस्ट एशिया का जो मैक्सिमम ट्रेड है इसी के थ्रू होता है। तो इसका एक तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और इंडिया हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे फोकस करता है। तो इंडिया इसके थ्रू जानते होंगे कि चाइना को काउंटर बैलेंस भी करता है थ्रू जो अपना अंडमान निकोबार आइसलैंड है, मालदीव है यहाँ पे इसके थ्रू। और इसके साथ साथ देखेंगे वहाँ पे मालदीव में इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, जिससे वहाँ पे कोई भी इशू आता है तो वहाँ पे इंडिया हमेशा सपोर्ट के लिए खड़ा रहता है। तो इन दोनों के रिलेशन को लेकर आप जानते होंगे कि कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि इंडिया और जब भी मालदीव एक दूसरे से व्यापार करते हैं तो मालदीव्स के लिए हमेशा ट्रेड डेफिसिट रहता है। तो एक जो मालदीव्स के टर्म में देखा जाए तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा वहाँ पे
जो चाइना का रोल है डे बाय डे वहाँ पे मीन्स वहाँ पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है चाइना का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से। तो यहाँ पे जानते होंगे जो वहाँ के करंट अपना प्रेसिडेंट है उनका जो इंक्लाइनेशन है टुवर्ड्स चाइना ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से चाइना का वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा रोल है, जो कि इंडिया के टर्म्स में देखा जाए तो ये काफ़ी नेगेटिव चैलेंजेस है। और इसके साथ साथ इन्हीं इशू के और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप जानते होंगे कि जो टूरिज्म है श्रीलंका वहाँ पे मालदीव में नियरली 50% इंडियन टूरिज्म वहाँ पे जाना प्रेफर नहीं कर रहे थे इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो हमें वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए जिससे कि हम अपना जो बायलेटरल जो कॉपरेशन है वो बढ़ा सकें। तो हमें पहले तो एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन लेकर आना चाहिए जिससे कि हमारे बीच में कोई भी मतभेद है तो वो इसको शॉर्ट आउट किया जा सके। इसके साथ साथ हम जो सिक्योरिटी से रिलेटेड कॉपरेशन है उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं और हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेकर आना चाहिए जिससे कि दोनों कंट्रीज को इस लॉन्ग टर्म में फायदा हो। तो अभी देखेंगे कि मालदीव ने चाइना के साथ मिलिट्री पैक्ट किया था। तो इस पैक्ट की वजह से आप जानते होंगे कि जो मालदीव का जो है इंक्लाइनेशन चाइना की तरफ बढ़ गया था और इसी का इम्पैक्ट ये हुआ था कि वहाँ पे इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था और इसी कैंपेन के बेस पे वहाँ पे म्यूजिक जीत कर आए थे। तो इस जो पैक्ट था इस पैक्ट के थ्रू बोला गया था कि जो मालदीव में जितनी भी इंडियन मिलिट्री हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। तो देख लेते हैं कि इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसके जो चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस है इसको काउंटर करने के लिए। तो पहला था स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है इसको बिल्ड किया है इंडिया ने, जो स्पेशली जो मेजर कंट्रीज हैं जैसे यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अदर जो रीजनल पार्टनर्स हैं जैसे फिलीपींस हो गया। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू वहाँ पे उसको प्रेशराइज किया है। इसके साथ साथ जो मल्टीलेटरल इंगेजमेंट है जैसे ये IONS और IORA जो एग्रीमेंट है उस पर फोकस किया। इसके साथ साथ हमने सर्विलांस और इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स है उस पर भी फोकस किया, क्योंकि जानते होंगे कि जो चाइनीज शिप थे वहाँ पे आके जो इंडियन नेवी को मॉनिटर कर रहे थे। तो इसको टैकल करने के लिए इंडिया ने स्टेप्स लिए और इसके साथ साथ हमने डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाया। और रिसेंट न्यूज़ में देखेंगे कि इंडिया ने क्या किया, वहाँ पे जो मालदीव है उसके नियरली 28 आइसलैंड जो थे, आइसलैंड छोटे छोटे टापू थे, उसको अपने फेवर में लिया है वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि ये काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो ये हमारा इंडिया और मालदीव के लिए हमारे कुछ इश्यूज थे जिसको हमने डीप में डिस्कस किया है। अभी हम देख लेते हैं कि अब्राहम एकॉर्ड को लेकर, ये वैसे तो पुराना टॉपिक है तो बस हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं एग्जैक्टली ये क्या होता है, उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। और इनके प्रीवियस टॉपिक को लेकर, हमारे प्रीवियस टॉपिक पढ़ाने को लेकर आपको कुछ भी इशू है, डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, उसको हम रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो बेसिकली एक कलेक्टिव एग्रीमेंट है अब्राहम एकॉर्ड। ये किन कंट्री के बीच में है, तो पहला तो ये यूएस, यूएई और इजराइल, ये बेसिकली 3 कंट्रीज के बीच में लेकर आया गया था, जिसका मेन मोटो था जो यूएई है और इजराइल है इनके बीच में जो मतभेद थे इनको रिजॉल्व किया जाए और इनको एक साथ बैठा के इनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, ये इसका मेन जो मोटो था। और अब्राहम एकॉर्ड जो है ट्रंप के द्वारा लाया गया था उनके प्रेसिडेंसी के टाइम पे। और इसमें बाद में आप देखेंगे कि सूडान, बहरीन और मोरक्को इस एग्रीमेंट से जुड़े। तो इसके बेसिकली देखेंगे कि 2 पार्ट्स हैं। एक तो मिडल ईस्ट में पीस, जो ये मिडल ईस्ट वाला एरिया है, ये वाला मिडल ईस्ट वाला जो एरिया है यहाँ पे हम कैसे पीस बढ़ा सकते हैं जिससे कि इस वाले रीजन में शांति रहे और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। और इसके साथ साथ हमें बायलेटरल एग्रीमेंट्स को भी बढ़ाना चाहिए। तो इस जो अब्राहम एकॉर्ड था इसके कुछ की पॉइंट्स थे। तो अभी देख लेते हैं कि 1994 के बाद ये पहला बार ऐसा हुआ है कि जिससे इजराइल और जो अरब के कंट्रीज थे, क्योंकि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादातर होता रहता था, हमेशा कोई ना किसी बात को लेकर आपस में मतभेद थे, तो इनको एक साथ लाया गया 1994 के बाद, ये जब भी अब्राहम एकॉर्ड आया था। और इसके साथ साथ देख लेते हैं कि जो अब्राहम एकॉर्ड है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो पहला तो है स्टेबिलिटी को लेकर, क्योंकि जब भी यहाँ पे देखेंगे मिडल ईस्ट जो कंट्रीज हैं, जैसे यहाँ पे ये जो कंट्रीज हैं इनके बीच में जब भी कॉपरेशन बेटर रहेगा तो यहाँ पे पीस रहेगा तो प्रॉपर एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और ट्रेड के फेवर में बात किया जाए तो इकोनॉमिक कॉपरेशन बेटर रहेगा।
तो इस स्टेबिलिटी से देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पे काफ़ी बेनिफिट होगा। और इसके साथ जो जो इजराइल और पैलेस्टीन का इशू है, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि जब अरब का सपोर्ट रहेगा तो इसको एक टेबल टॉक करके हम इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, फिर रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जूइस हैं, और अलास्का जो मॉस्क है वहाँ पे आप जानते होंगे ये थर्ड हॉलीएस्ट मॉस्क है यहाँ पे। तो ये सारे कुछ सिग्निफिकेंस है। और इंडिया के टर्म्स में देखा जाए तो एक तो पहला है रीजनल कोऑपरेशन के लिए, कि जब भी वहाँ पे एक दूसरे से जो बायलेटरल जो रिलेशन है वहाँ पे इजराइल का अरब कंट्री से बेटर रहेगा, तो एक रीजनल कोऑपरेशन रहेगा। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये सारे इंडिया के टर्म्स में देखा जाए तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो अब्राहम अकॉर्ड है इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि देखा जाए जियोपॉलिटिकल जो अलायंस है, जब भी ये अरब कंट्री इसराइल के पास आएंगी तो वहाँ पे एक और दूसरा डायमेंशन डेवलप होगा, जैसे रसिया चाइना और ईरान। तो इसकी वजह से एक जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकता है। और इससे देखा जाए तो अब्राहम एकॉर्ड आने जाने के बाद जो पैलेस्टीन का इशू था इसको रिजॉल्व नहीं किया जा सका। और इसके साथ साथ जो ईरान के लिए एंटीपैथी है वो भी काफ़ी बढ़ गया। और इसके साथ यहाँ पे देखेंगे चाइना, इसके आ जाने की वजह से चाइना, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो डिप्लोमेसी है ये इशू क्रिएट किया, क्योंकि आप जानते होंगे कि चाइना जो है ईरान को हमेशा बैक करता है। और इस बैक करने की वजह से जो वहाँ पे पीस को लेकर काफ़ी इश्यूज हमेशा क्रिएट होता रहता है। और रिसेंट में देखेंगे इसराइल और हमास वार हुआ था, जो कि अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुआ था, जो कि ये पैलेस्टीन वाला इशू है अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था इसराइल पे और ये हुआ था ज्यूइश हॉलीडे के दिन। और इसका जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, इसका बैकग्राउंड हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हुआ था। जो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का स्टेम जो था मेन अपना घर के लिए था, कि जो कि 1948 में होमलैंड को लेकर मांगा गया था कि ज्यूइश के लिए भी एक होमलैंड होनी चाहिए। तो ये इसका एक जड़ था। और बाद में आप जानते होंगे जो पैलेस्टीनियन है बेसिकली जिनको अरब कंट्रीज हैं उसको सपोर्ट करता है। और इसराइल में जानते होंगे कि ये जूइस का कंट्रीज है, जहाँ जो कि वहाँ के बीच में जो इन कंट्री के बीच में जो बॉर्डर है ये जॉर्डन रिवर को रखा गया है। एक साइड जॉर्डन रिवर है, दूसरे साइड जो है मेडिटेरेनियन सी है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि ये दूसरा यहाँ पे बैकग्राउंड है जो कॉन्फ्लिक्ट होने का। और इसके साथ साथ जो जेरूसलम वाला एरिया है यहाँ पे देखते होंगे कि ये हमारा इजराइल है, तो यहाँ पे ये जेरूसलम वाला एरिया है। तो इस जेरूसलम में यहाँ पे आप जानते होंगे कि जो अलास्का मॉस्क है ये थर्ड हॉलीएस्ट इस्लामिक साइट है। इसके साथ साथ वेस्टर्न वॉल है जो कि हॉलीएस्ट ज्यूइश साइट है। और इसके साथ साथ चर्च ऑफ होली सेपल्कर जो कि क्रिश्चियन के लिए सेंट्रल बिलीफ का पार्ट है। तो ये ट्राई जंक्शन होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी मान्यता है। तो इस मान्यता को लेकर काफ़ी इशू क्रिएट होते रहता है। तो जब भी वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी आएगी, मीन्स इसराइल का अदर किसी कंट्री से जब भी कोई इशू क्रिएट होगा, तो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेंगे और कुछ इम्पैक्ट जो होगा इंडिया के रेस्पेक्ट में भी पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि पहले इंडिया के रेस्पेक्ट में क्या क्या इशू हो सकते हैं। तो पहला इंडिया का जो स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग है, जैसे कि जो अरब्स हैं और जो यूरोपियंस या फिर इसराइल है, इसके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में। क्योंकि अरब को बैलेंस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अरब कंट्रीज़ में इंडियन जो माइग्रेंट लेबर है बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि नियरली 3.5 मिलियन पब्लिक यहाँ पे यूएई में रहती है, नियरली 2.5 मिलियन पीपल सऊदी अरेबिया में रहती है। तो इसकी वजह से भी इंडिया को दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है इंडिया के लिए कि मैरीटाइम का जो सिक्योरिटी का चैलेंजेस है, जैसे ड्रोन स्ट्राइक हुआ, हाईजैकिंग हुआ, ये काफ़ी घटनाएं बढ़ गई हैं। क्योंकि रिसेंट डेज में देखेंगे कि जो अपना लाल सागर है, रेड सी, वहाँ पे हाउतीज जो ग्रुप्स हैं वो काफ़ी अटैक कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो लॉजिस्टिक चार्ज है, प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे कि ट्रेड कॉस्ट बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे कि इंडियन जो डायस्पोरा है, इंडियन पब्लिक वहाँ पे जो रहती है, इनके लिए भी इशू क्रिएट होता है। और इसकी वजह से जब भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ
क्रिएट होगा तो वहाँ पे जो क्रूड ऑयल्स हैं उनका प्राइस बढ़ जाने की वजह से एनर्जी सिक्योरिटी भी इंडिया के लिए इशू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का पेज आप जानते होंगे नियरली 50% जो गैस है वहाँ से इम्पोर्ट होता है, क्रूड ऑयल है वहाँ से इम्पोर्ट होता है। और जब भी वहाँ पे कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं, इस पे जैसे कि आईमेक हो गया, तो इसको कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, जो कि एक काफ़ी नेगेटिव है हमारे लिए। और इसके साथ साथ ग्लोबल लेवल पे देखा जाए इशू, तो पहला तो है डिप्लोमेटिक जो माइलस्टोन है जैसे अब्राहम अकॉर्ड, इसको एज फेल्योर के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसराइल और पैलेस्टीन जो कॉन्फ्लिक्ट था इसको रिजॉल्व नहीं करा पाया। इसके साथ साथ देखेंगे कि जो अदर कंट्रीज हैं जो आर्म्स एक्सपोर्टिंग कंट्री है उनके बीच में डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगा आर्म्स का, क्योंकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हथियार और आर्म्स का पे जो कंट्रीज हैं फोकस करते हैं। और इसके साथ साथ जो ग्लोबल इकोनॉमी है इस पे भी इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि जब भी वहाँ पे कोई इशू क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगा, तो जो क्रूड आयल्स हैं उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। तो क्रूड आयल्स और का प्राइस जब भी हाई होता है तो ये ऐसी चीज़ है जो ओवरऑल हमारे इकोनॉमी पे महंगाई के तौर पे इम्पैक्ट करती है, जिससे कि हम फूड इनसिक्योरिटी भी आ सकती है। और यहाँ पे जब भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी, जो हमारा ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इश्यूज हैं, ये भी बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि हम वर्ल्ड लेवल की जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको इसका भी एक फेल्योर है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी एक छोटा सा इशू जो है ईरान और जो पैलेस्टीन के बीच में, इसको रुकवा नहीं पाया। तो एक ये काफ़ी बड़ा इशू है। और इसके साथ साथ देखेंगे इस जो इंस्टेबिलिटी है इसको टैकल करने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि ये यूपीएससी और जो पीसीएस एग्जामिनेशन है इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसेंट में काफ़ी बड़ा इशूज है। और इसको आप शॉर्ट नोट्स बना के रेडी रखिए, जिससे कि ये कभी भी आए तो आपको हमेशा कंटेंट की कमी ना रहे। तो हमें एक तो लॉन्ग टर्म में कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए इसको टैकल करने के लिए, स्टेबिलिटी पे फोकस करने के लिए, और कुछ हमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। तो पहले तो देख लेते हैं कि इमीडिएट क्या क्या एक्शन लेना चाहिए। तो हमें जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग, इस पे फोकस करके यहाँ पे जो इश्यूज हैं इसको रिजॉल्व कराना चाहिए। और यहाँ पे जो 3 बेसिकली डिमांड है इसको लेकर आना चाहिए। पहले तो इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे युद्ध रुक सके। दूसरा है कि वहाँ पे जो भी हॉस्टेजेस हैं, मीन जिनको भी बंधक बनाए गए हैं, उनको रिलीज किया जाए अनकंडीशनल। और इसके साथ साथ तीसरा है कि वहाँ पे जो भी इससे इम्पैक्टेड हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे बहुत सारे लोग इम्पैक्टेड हुए होंगे, तो जो लोग इम्पैक्टेड हैं वहाँ पे उन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मीन्स जैसे खाने पीने का हो गया, कपड़ा हो गया, रहने के लिए जगह हो गया, हेल्थ केयर जी फैसिलिटी हो गया, एजुकेशनल सपोर्ट हो गया, इन लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये तो हमारा इमीडिएट एक्शन होना चाहिए कि ये इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट को रुकवा कर। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो पहले तो इसका कोई ऐसा फ्रेमवर्क लेकर आना चाहिए जिससे कि इस जो इशू है इसको सॉल्व किया जा सके। और वहाँ पे ऐसा कोई जोन डिक्लेयर करना चाहिए जहाँ पे कोई हम हथियार लेके ना चल सकें, जिस जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फ्री जोन, मीन्स वहाँ पे कोई ऐसा हथियार नहीं होना चाहिए। तो इस पे भी फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ जो इसराइल पैलेस्टीन का इशू है इसको हम टू नेशन थियरी के तौर पे यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। मीन्स इसराइल भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहा है, पैलेस्टीन भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहा है, इसी को हम टू नेशन थियरी बोलते हैं। और इंडिया इसमें जैसे पर जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है, जिससे कि उस जो अरब कंट्रीज हैं वहाँ पे और जो मिडल ईस्ट है वहाँ पे पीस को प्रोवाइड कर सके। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे कि यहाँ पे हम काफ़ी अच्छे से अपना ग्लोबल लेवल पे अपना एक पावर को दिखा सकें। और इसके साथ साथ हम अपने कैसे अपने इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं इसको देखते हुए हम डिसीजन ले सकें। हमारा अगला टॉपिक है नगार्नो कराबाख रीजन। तो इसको आइए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले कि हमने जो भी प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं या फिर प्रीवियस टॉपिक पढ़ाए उससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, उसका हम जवाब देंगे। उसका जो भी आपको इशू रहेगा उसका हम इशू रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो अब देखेंगे कि नगार्नो कराबाख जो रीजन है, बेसिकली नगार्नो कराबाख ऐसा रीजन है कि ये जानते होंगे कि ये आर्मेनिया है और ये जो है अजरबैजान है। तो यहाँ पे जो ये नगार्नो कराबाख रीजन है इस पे कंट्रोल आर्मेनिया का था, जो यहाँ पे एक
नियरली 5 किलोमीटर का एक लाचिन कॉरिडोर था, जिसको क्या किया था अजरबैजान ने ब्लॉक कर दिया था इस पे कंट्रोल लेने के लिए। तो यही वाला जो लाचिन कॉरिडोर है, इसको ब्लॉक करने की वजह से दोनों कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, जिसी को हम नगोर्नो कराबाख रीजन बोलते हैं। तो बेसिकली ये अजरबैजान ने ब्लॉक किया था, इसकी वजह से हुआ था। और जो लाचिन कॉरिडोर है 5 किलोमीटर का है, जो कि यहाँ जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया को यहाँ से जो इस रीजन है इससे कनेक्ट करता है। और ये बेसिकली एक माउंटेनियस रीजन है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, जहाँ पे नियरली 1.2 लाख पीपल वहाँ पे निवास करते हैं। और इसके साथ साथ ये फर्स्ट टाइम इन दोनों कंट्री के बीच में वार हुआ था 1988 में। और उसके साथ साथ 1994 में रसिया ने इस जो वार हुआ था इनके बीच में सीज फायर कराया था, जिसको बिश्केक प्रोटोकॉल के थ्रू कराया गया था। और इनके बीच में उस 94 के बाद जान आप देखेंगे कि 2020 में ये इशू वापस रिक्रिएट हुआ, तो ये लाचिन कॉरिडोर की वजह से। तो इसमें बस इतना ही है, और वैसा कुछ तो टॉपिक नहीं है। तो हम अगला टॉपिक देखते हैं कि इंडिया और इजराइल रिलेशनशिप। इसको ऑलरेडी अभी हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया है। तो देखेंगे कि इंडिया इजराइल है एक स्ट्रेटजिक जो लोग ये होता है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एक दूसरे से शेयर करते हैं। क्योंकि रिसेंटली देखेंगे कि इजराइल जो पीएम है उन्होंने बोला था कि इंडिया और इजराइल का रिलेशनशिप ऐसा है जो कि स्वर्ग से शादियां, जैसे स्वर्ग से लोग बोलते हैं कि शादियां का जोड़ा बन के आता है, वैसे इंडिया और इजराइल एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए तो इंडिया जो है इजराइल का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो अभी देख लेते हैं कि इंडिया का इजराइल के साथ साथ क्या क्या कॉपरेशन है। तो पहले तो एक बायलेटरल जो कॉपरेशन है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के तौर पे, क्योंकि इंडिया को आप देखेंगे कि वहाँ पे जो ट्रेड है, ट्रेड से रिलेटेड वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ होता रहता है। और इसके साथ साथ इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसराइल को 1950 में रिकॉग्नाइज किया था। दूसरा है कि डिफेंस में जो हम लोगों का कॉपरेशन, जिसमें डिफेंस में इसराइल हमको सपोर्ट करता है। जैसे हमको अवाक्स जो हमारा ये है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स फाल्कन का, इसको हमको यहाँ पे हमने इससे परचेज किया था। और इसके अलावा बराक जो 8 मिसाइल्स है इसको भी हमने परचेज किया था। तो ये डिफेंस में कुछ हमारा कॉपरेशन है। इसके साथ साथ देखेंगे कि ट्रेड से रिलेटेड भी हमारा जो इजराइल के साथ काफ़ी अच्छा एक रिलेशनशिप है। क्योंकि आप देखेंगे कि हम दोनों कंट्री के बीच में नियरली $11 बिलियन का मर्चेंडीज का ट्रेड होता है। और ये जो है डिफेंस को छोड़कर है, ये सिर्फ मर्चेंडीज का है। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर और वाटर से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं यहाँ पे इंडिया टेक्नोलॉजी भी शेयर करता है। और इसके साथ साथ हमारा कॉपरेशन भी है, मल्टीलेटरल भी कॉपरेशन है। जैसे I2U2 स्टैंड्स फॉर इंडिया इजराइल यूएई एंड यूएस। तो यहाँ पे भी हम एक दूसरे के साथ ये बॉन्डिंग शेयर करते हैं। तो इंडिया इजराइल के बीच में चैलेंजेस क्या है, तो एक तो पैलेस्टाइन क्वेश्चन को लेके आप जानते होंगे कि इंडिया टू नेशन थ्योरी पे के सॉल्यूशन पे बिलीव करता है। टू नेशन थ्योरी मीन्स यहाँ पे इजराइल भी होनी चाहिए और पैलेस्टीन भी होनी चाहिए। तो ये एक पहला चैलेंज है। इसके साथ साथ दूसरा है कि हम जो टेररिज्म है यहाँ पे देखेंगे हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। जैसे इंडिया के लिए देखा जाए कि जो एपी सेंटर है टेररिज्म का, इसको हम पाकिस्तान को बोलते हैं। और इसराइल बोलता है कि जो टेररिज्म का एपी सेंटर है वो ईरान है। और इसके साथ साथ जो अरब वर्ल्ड्स हैं इनको बैलेंस करना इंडिया के लिए काफ़ी इशू क्रिएट करता है। क्योंकि आप जानते होंगे अरब वर्ल्ड्स में बहुत सारे इंडिया के माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं। तो ये सारा कुछ चैलेंजेस हैं। इसके साथ वहाँ पे बहुत सारे केस में देखेंगे कि ह्यूमन जो राइट्स है इसका वायलेशन भी होता है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हमें अपना कोलैबोरेशन जो है इसराइल के साथ इसको बढ़ाना चाहिए। अब्राहम एकॉर्ड को और कैसे मॉडिफाई करना चाहिए जिससे कि ये प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो और इंडिया और इसराइल और अरब कंट्री के बीच में जो भी इशू है इसको रिजॉल्व कर सके। और हमें क्या है कि एक न्यूट्रल रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, जिससे कि हम जो नॉन अलाइनमेंट वाले पॉलिसी है उस टाइप का हमें एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं इंडिया यूएई का रिलेशनशिप के बारे में। क्योंकि आप जानते होंगे इंडिया और यूएई ने रिसेंटली बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किया था, जिसके थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा। और ये जो था जब भी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएई गए थे तो ये ट्रीटी को किया गया था। और इन इंडिया और यूएई के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है 1972 में स्टार्ट हुआ था। और
2015 में जाकर एक नया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बिल्ड किया गया और इंडिया जो है इकोनॉमिक टर्म्स और ट्रेड के टर्म्स में देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यूएई के साथ किया है और टारगेट रखा है कि हम इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड है उसको कैसे $100 बिलियन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटेजिक मूव है इंडिया और यूएई के बीच में। तो अभी देख लेते हैं इंडिया का जो यूएई के साथ कौन कौन से एरिया में कोऑपरेशन है। तो पहला तो है हमारा इकोनॉमिक और कॉमर्शियल कोऑपरेशन में, क्योंकि इंडिया में जानते होंगे कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यूएई से आता है और यूएई जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर यूएस। पहले पे यूएस है, दूसरे पे कंट्री पे मुझे याद तो नहीं आ रहा है, बट हम इसको बताएंगे। और इसके साथ साथ देखेंगे इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है आफ्टर यूएस से। तो और इसके साथ साथ जो हमारा टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन है स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज में, वहाँ पे देखेंगे कि इंडिया ने जो इंडिया का यूपीआई है और यूएई का जो आनी है इन दोनों को एक साथ इंटीग्रेट किया है, जिससे कि कोई यूएई में रहने वाला इंडिया में पैसा भेजना चाहे तो डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू भेज सकता है और इंडिया में रहने वाला को यूपीआई के थ्रू यूएई में पैसा भेजना चाहे तो जो इन दोनों की इंटीग्रेशन है इस स्कीम के थ्रू भेज सके। और इसके साथ साथ देखें कि मल्टीलेटरल जो कॉरपोरेशन भी है, जैसे I2U2 हो गया, ब्रिक्स हो गया और यूएफआई मीन्स यूएई फ्रांस इंडिया का ट्राइलेटरल जो एग्रीमेंट है ये। और इसके साथ साथ वहाँ पे यूएई में देखेंगे इंडियन डायस्पोरा मीन्स इंडिया के जो इंडियन पब्लिक है वहाँ पे माइग्रेंट होकर रहते हैं और नियरली 35 लाख पब्लिक, 35 लाख मीन्स 3.5 मिलियन पब्लिक वहाँ पे रहती है, जो कि यूएई के पॉपुलेशन का नियरली 35% है, तो वहाँ पे रहते हैं। तो ये सारे हमारा कॉपरेशन है। इसके साथ साथ इंडिया स्पेस से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है उसमें भी हेल्प करता रहता है। तो अभी इन दोनों कंट्री के बीच में हमारा यूएई और इंडिया के बीच में क्या क्या चैलेंजेस है उसको देख लेते हैं। कि पहले तो हमारा जो इमिग्रेंट लेबरर्स हैं जो कि यूएई में जाके काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो काफिला सिस्टम लेकर आया गया था, इस पे हमें इसको रिजॉल्व करना चाहिए। इस इश्यू को बेसिकली काफिला सिस्टम में ये बोला गया था कि वहाँ पे इस सिस्टम के थ्रू जो भी बाहर के लोग या इमिग्रेंट या माइग्रेंट वर्कर काम कर रहे हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा जो लोकल के वहाँ पे लेबर हैं उनके थ्रू, जिससे क्या होगा कि वहाँ के लोकल के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये वहाँ पे सपोज 35 लाख लोग इंडियन रह रहे हैं, तो इसके लिए जो काफिला सिस्टम इससे इंडिया को काफी इशू क्रिएट होगा। और इसके साथ साथ हम दूसरा चैलेंजेस है कि इन ट्रेड और मार्केट का एक्सेस जो भी बैरियर है ये हमें बैरियर हटाना चाहिए, जिससे कि हमें इजिली यूएई का मार्केट एक्सेस हो, जिससे कि हम अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकें। तो अभी वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हम दोनों जो यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप है उसको अच्छे से बिल्ड करने के लिए। तो पहला है कि हमें जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर को लेकर हमें सोचना चाहिए, उस पर एग्रीमेंट कुछ करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपना जो डिफेंस है इसके टाइज को बेटर करना चाहिए और जो नॉन ट्रेड से रिलेटेड बैरियर्स हैं उसको मिनिमाइज करना चाहिए, जिससे कि हमारा इंगेजमेंट जो इंडिया और यूएई का है वो काफ़ी अच्छा हो सके। अभी हम देख लेते हैं कि इंडिया और सऊदी अरेबिया है इसके रिलेशनशिप का क्या है स्टेटस, क्योंकि रिसेंटली देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ एक जो इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल था उसका फर्स्ट मीटिंग अरेंज हुआ था। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में देखेंगे कि इंडिया की टोटल ट्रेड का नियरली 4.5% जो ट्रेड है सिर्फ सऊदी अरेबिया से होता है और इंडिया का जो ऑयल इम्पोर्ट्स है वो नियरली 18% ऑयल का इम्पोर्ट जो है सऊदी अरेबिया से हम कराते हैं। तो सऊदी अरेबिया इंडिया के लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, एक तो ये देख लेते हैं। एक तो जो सऊदी अरेबिया का लोकेशन है इंडिया के लिए जियो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें लुक वेस्ट पॉलिसी मीन्स आप जानते होंगे कि ये नॉर्थ है ऊपर की तरफ, नीचे साउथ है और हमारे राइट साइड में ईस्ट है और जो लेफ्ट साइड में हमारा वेस्ट है। तो इंडिया के वेस्ट से रिलेटेड जो भी कंट्री है इस पे हम सऊदी अरेबिया पे टारगेट रखते हुए फोकस कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ का जो गल्फ वाला रीजन है वहाँ पे हम अपने ट्रेड्स को और अपने जो इंडियंस इमिग्रेंट पब्लिक माइग्रेंट लोग रहते हैं उनके लिए बेनिफिट के लिए काम कर सकें। तो लुक ईस्ट पॉलिसी और दूसरा इंडिया मिडल ईस्ट जो यूरोपियन कॉरिडोर था जिसको G20 के आसपास लाया गया था, ये एक स्ट्रेटजी मूव है उसका लोकेशन। दूसरा है कि जो हम मल्टीलेटरल फोरम्स है इन सारे कंट्री के सपोर्ट से हम यहाँ पे यूएनएससी में हम एक परमानेंट सीट पा सकते हैं। तीसरा है कि हमें ट्रेड जो एग्रीमेंट है जैसे जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इस पे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन पे फोकस करना चाहिए।
और इसके साथ वहाँ पे इंडियन पब्लिक भी ज़्यादा रहती है, जो इंडिया के लोग हैं सऊदी अरेबिया में जाके काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, नियरली 2.4 मिलियंस इंडियंस वहाँ पे रहते हैं। तो ये सारा इसलिए सऊदी अरेबिया इंडिया के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंस हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे रीजनल चैलेंजेस, जैसे ईरान और पैलेस्टीन का युद्ध होने की वजह से वहाँ पे मिडिल ईस्ट में टेंशन है। जो इंडियन डायस्पोरा है, इनसे रिलेटेड रीजनल कुछ इश्यूज हैं, इसको रिजॉल्व करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो देखेंगे कि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान का भी इन्फ्लुएंस रहता है, तो जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है इसको भी काउंटर करना चाहिए। और वहाँ पे देखेंगे सऊदी अरेबिया से हमारा ऑयल इंपोर्ट की वजह से ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है। तो हम ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं, और इसका वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन क्या होना चाहिए, हम इसको कैसे, तो क्या करना चाहिए कि हमें एक तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना चाहिए, जिससे कि हम ईरान हुआ, पाकिस्तान हुआ, इन सबको एक बैलेंस कर सकें। और इसके साथ साथ जो बायलेटरल इंगेजमेंट्स है इसको बढ़ाना चाहिए, और लेबर के वेलफेयर से रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ स्कीम्स लेकर आनी चाहिए। और जो टेररिज्म है उसको हमें काउंटर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जानते होंगे कि इंडिया बोलता है एपी सेंटर है टेररिज्म का, और पाकिस्तान का सऊदी के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो हमें कैसे उसको काउंटर करना है इस पर फोकस करना चाहिए। तो अभी के लिए हम यहाँ पे अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे कि जो भी आगे का टॉपिक्स है, और ट्राई करेंगे 1 से 2 लेक्चर में हम जो इंटरनेशनल रिलेशन है इस टॉपिक को कंप्लीट कर दें, और इसके बाद हम साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे। तो इन केस आपको हमारे पढ़ाने से, आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है, क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमें फीडबैक के थ्रू भी बताइए कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। और ये लेक्चर सपोज इन केस आपको इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेकर आने के लिए। और हमने इसके लिए प्लेलिस्ट भी बनाया है, जिसमें आप मीन्स 365 जो मैगजीन्स है उससे रिलेटेड सारे वीडियो हमने एक प्लेस पे रखा है, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।